सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आपको पता है लद्दाख में 12 सितंबर को हाल ही में पिछले हफ्ते जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो है पेपर हुआ है। और उस पेपर की आज हम डिस्कशन करेंगे। और बिल्कुल आपको पता है सिलेबस जो है उसका फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है आने वाला, उससे काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलैरिटी जो है वो खाता है। तो इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर जो है वो किस लेवल का रहने वाला है। एग्ज़ाम का अगर लेवल पूछोगे, जो लद्दाख के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रहा है तो मॉडरेट लेवल रहा है। ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, तो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। 100 नंबर का एग्ज़ाम था। एंड आपको टाइम शायद 2 घंटे का अलाट हुआ, वो हम देखेंगे अभी क्वेश्चन पेपर पर। तो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे। बीच में मैथ्स के जो क्वेश्चन रहे थे, क्योंकि उसको निकालना पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जो 4-5 क्वेश्चन मैथ्स के थे उसको हम लेफ्ट करेंगे। और एक आपकी जो अकाउंटेंसी में आपको एक सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन आया था उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन जो हैं उसे हम जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि शॉर्ट वीडियो जो है उसमें ख़त्म हो जाए और आपको जो है एक आइडिया मिल जाए। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट पीडीएफ के ऊपर। तो ये जो है आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो अवेलेबल है। इसके साथ हर क्वेश्चन के बीच में ही जो आंसर है वो बोल्ड बोल्ड जो है मार्क है, तो आंसर आपको साथ ही मिल जाएगा, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है जब से लद्दाख यूटी जो है वो अलग हुई है, तो लद्दाख में अब जेके एसएसबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाती है। वहाँ पर उनका एक अपना बोर्ड जो है वो बना है, जिसका नाम है ले ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट सब ऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है। तो इन्होंने जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, जो कि 12 सितंबर 2021 को हुआ था। आपको पता है जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, तो लेह लद्दाख के लिए अलग से पोस्टें थी। तो 370 टूटने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम बाद में हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, तो उनकी जो पोस्टें थी उसको लेह ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट बोर्ड ने ही उसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया था। तो 12 सितंबर को जो है ये पेपर होता है। और इसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन थे, और टाइम आपको 1 और 40 मिनट्स यानी 100 ही मिनट जो है वो आपको मिले थे। तो 100 क्वेश्चन हैं, आइए डिस्कस करते हैं। इसमें आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, इसमें आपके अकाउंटेंसी के क्वेश्चन हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, कंप्यूटर जो है वो काफ़ी अच्छा कंप्यूटर आया हुआ है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, स्टैट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आता है, एक प्रोग्राम के रिलेटेड आता है, स्वीप प्रोग्राम। ठीक है। स्वीप प्रोग्राम का जिक्र जो है वो यहाँ पर हुआ है, एंड स्वीप प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। स्वीप की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम है, और ये रहता है आपकी वोटर्स लिटरेसी के लिए। तो जो भी वोटर्स हैं उनको जागरूक किया जाए कि उनके क्या हक हैं, और 18 साल के बाद उन्हें वोट ज़रूर डालना चाहिए। इस चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, जिसे स्वीप प्रोग्राम कहते हैं। फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक्स वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की अगर आप बात, तो कोरोना वायरस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा वायरस जो है, कौन से और वायरस जो हैं जो कि कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आंसर था SARS, सार्स एंड मर्स। सार्स की फुल फॉर्म आपको पता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है सार्स की फुल फॉर्म है, और मर्स की फुल फॉर्म जो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। तो ये भी बीमारियां जिस वायरस से होती हैं वो भी कोरोना वायरस के साथ ही सेम फैमिली के वायरसेस हैं। एंड साथ में कोविड-19 तो आप रूबरू अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है चिप्स बैग जो हैं कंटेन विच गैस। देखिए चिप्स जो खाने वाले चिप्स होते हैं, आपके लेज वगैरह हो गए या दूसरे मैकेनोस वगैरह के चिप्स हैं, इन चिप्स की बात हो रही है कि इन चिप्स में जो है कौन सी गैस जो है वो फील होती है। जब नॉर्मली आप मार्केट से चिप्स का बैग लाते हैं, खाने के लिए स्नैक्स का बैग लाते हैं, तो वो आधी उसमें चिप्स होते हैं और आधी हवा भरी होती है। और कौन सी हवा उसमें भरी होती है, तो वो नाइट्रोजन हवा जो होती है, नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है, ताकि वो फ्रेश रहें, ताकि वो जैसे आप कहते हैं कि उसको हवा में, नॉर्मली हवा में छोड़ोगे तो वो बड़े अनएक्टिव से हो जाते हैं, खाने में भी टेस्टी नहीं रहते। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस फील की जाती है, ताकि वो उसको फ्रेश रखे। ठीक है। तो चिप्स बैग जो आप खाते हैं लेस वगैरह वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से आया था कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सी है। सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल की बात हो रही है, तो आंसर रहेगा ऑर्टा। ठीक है। तो ऑर्टा जो है ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है।
देन अगेन साइंस का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल है, आपको पता है मोस्टली नॉन मेटल जो हैं वो लिक्विड नहीं होते, सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, तो वो कौन सा है? तो ब्रोमाइन जो है इसका राइट आंसर था। ब्रोमाइन इज द नॉन मेटल विच रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइंस से था कि प्लांट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय देम थ्रू देयर। तो प्लांट्स जो हैं वो, जो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, तो जो पानी की उनको ज़रूरत होती है वो कौन से अपने चीफ ऑर्गन जो है जिससे ज़्यादातर वाटर जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं? तो आंसर इसका था रूट हेयर्स। बिल्कुल, रूट हेयर्स का इस्तेमाल करके ज़्यादातर पानी जो है वो प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से। ठीक है, आंसर था रूट हेयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 था, वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट की। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, ये कौन सी इनकी दी गई नीचे स्टेट्स हैं जिनमें अप्लाई नहीं होता? तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, वहाँ पर प्रेसिडेंट चाहे तो इनको एक्सटेंड कर सकता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन अभी तक फिलहाल वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इसमें से कौन सी है? तो आपको पता ही है, मेघालय जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी गोवा में भी है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करोगे, अगेन वायरसेस की बात चल रही थी कोरोना वायरस की, तो निपा वायरस पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिला आपको यहाँ पर। तो निपा वायरस का क्वेश्चन था कि निपा इज अ जूनोटिक पैरामिक्सॉन वायरस, वेयर डिड इट ओरिजिनेट? तो ओरिजिनेट कहाँ से है निपा वायरस? तो निपा वायरस आपको पता है फ्रूट बैट्स जो हैं उनसे ओरिजिनेट होता है, और वही इसको आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैरियर की तरह भी काम करते हैं, ओरिजिनेटर की तरह भी इसके काम करते हैं फ्रूट बैट्स। ठीक है, निपा वायरस के लिए। देन कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक फोर पार्ट स्ट्रिंग नोन एज। ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर कहता है कि जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक यूनिक 4 पार्ट वाला एक स्ट्रिंग सा होता है, उसे क्या कहते हैं जिसके द्वारा वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ पर लोकेटेड है? तो उसका आईपी एड्रेस रहता है जिसके द्वारा वो 4 पार्ट का स्ट्रिंग रहती है किस्म की, जिसके द्वारा आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ओके, देन एड्स पर क्वेश्चन आया था कि एड्स का वायरस जो है वो उसका कंटेंट कैसा रहता है उसमें? तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस तो होता ही होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। एड्स पर 2 क्वेश्चन आए हैं, आगे भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आपको पता है डिजीज़ जो है अलग से टॉपिक था, तो उसके ऊपर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। देन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला है, यहाँ पर लग्जरी गुड्स की बात की गई है, जो महंगे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनको खरीदना हमारे काम की बात नहीं होती है। तो लग्जरी गुड्स जो हैं उनकी इलास्टिसिटी किस तरह की होती है? तो इनकी इलास्टिसिटी काफ़ी हाई होती है, यानी काफ़ी वोलेटाइल इनकी डिमांड रहती है मार्केट में। कुछ सीज़न्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर लग्जरी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और कुछ सीज़न्स ऐसे भी रहते हैं जहाँ लग्जरी गुड्स की डिमांड बिल्कुल डाउन आ जाती है, बिल्कुल भी उसको लोग खरीदते नहीं हैं। तो इनकी इलास्टिसिटी की डिमांड अगर आप देखोगे तो काफ़ी वोलेटाइल, काफ़ी हाई रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए, हाई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेयरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स में जब प्राइस इलास्टिसिटी की मेयरमेंट की बात आती है तो कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल इसमें से नहीं होता? ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल होता है, पॉइंट मेथड का होता है, आर्क मेथड का होता है, डबल मेथड जो है ऐसा कोई मेथड जो है उसमें उसका इस्तेमाल नहीं होता। इंस्टेड फोर्थ जो मेथड रहता है वो परसेंटेज मेथड रहता है। तो 3 ये वाले, परसेंटेज ये फोर्थ आ गया आपका, डबल मेथड जो है ऐसा कोई मेथड वहाँ पर नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसा कोई डबल मेथड वाला ऐसा कोई मेथड जो है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी के लिए मेयर नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड? तो नीचे जो लद्दाख के ही जो रेप्यूटेड पर्सन हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंसान है जिसको पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिया गया है कभी ना कभी। तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शन थे इनमें से किसी को भी अवार्ड जो है पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया था, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव रहेगा। ठीक है,
उसके बाद 14 क्वेश्चन की बात आए, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आया होता, सारे क्वेश्चन मिक्स थे, ऐसा नहीं था कि जैसे आपको जे&के के पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में देखने को मिला था, जीएस के पहले से ऐसे 30 क्वेश्चन थे, देन अकाउंटेंसी के 30 क्वेश्चन थे, वैसा सिमिलर पैटर्न नहीं है। मिक्स क्वेश्चन हैं, जैसे आपको एसएससी या यूपीएससी के पेपर में देखने को मिलते हैं, वैसे ही पेपर जो है यहाँ पर मिक्सअप देखने को मिला है। अकाउंटेंसी का बीच में क्वेश्चन आता है कि इन शॉर्ट रन, ठीक है, तो शॉर्ट रन टेम्परेरी बात हो रही है, इन इन शॉर्ट टर्म इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म मेक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी जो है ये जुड़ता है और अकाउंटेंसी का क्वेश्चन भी जो है ये जुड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है उसको ही कंसिडर किया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर बोल रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है, अगर वहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट जितनी लग रही है बंदे को उससे प्राइस अबव होगा, तो फर्म जो है उसको क्या एक्सपीरियंस वहाँ पर रहेगा, क्या उसको लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगी, क्या क्या हिसाब रहने वाला है, ठीक है। तो आंसर है इसका कि ए, प्रॉफिट तो होगी होगी बिल्कुल, एवरेज टोटल कॉस्ट से अगर प्राइस अबव जा रहा है तो प्रॉफिट तो होगी, लेकिन न्यू फर्म्स जो हैं वो भी ज्वाइन करेंगी, फिर वहाँ पर प्रॉफिट होगी, बाकी लोग देखेंगे कि इसको प्रॉफिट हो रही है तो क्यों ना मैं भी वो बिज़नेस जो है वो शुरू करूँ, तो प्रॉफिट होगी उसको और नई नई फिर्म जो हैं वो भी मार्केट ज्वाइन करेंगी, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन की बात करें तो ओलिगोपोली मार्केट की बात आ जाती है। ओलिगोपोली मार्केट आपको पता है जहाँ पर फ्यू प्रोड्यूसर जो है मौजूद है, यानी काफ़ी कम शॉप्स होती हैं किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, उसे हम कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। तो वहाँ पर प्राइजेस जो हैं वो कैसे होते हैं, तो प्राइस वहाँ पर रिजिड रहते हैं, तो थोड़े ही चीज़ें बेचने वाले अगर आपको वहाँ पर प्रोड्यूसर मिलेंगे तो वो अपनी मनमानी ज़रूर करेंगे और प्राइजेस जो हैं वो रिजिड्स रहेंगे, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, जहाँ पर काफ़ी सारे ओपन मार्केट रहेगा, जहाँ पर काफ़ी सारी प्रोड्यूसर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस जो है वो रिजिड्स रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो है कमोडिटी का वो कब डिटरमाइन होता है, तो बिल्कुल जब डिमांड और सप्लाई जो है बिल्कुल बैलेंस रहती है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई मिल रही है, तो कमोडिटी मार्केट जो है उसमें इक्विलिब्रियम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो एक इजी क्वेश्चन था। देन करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है, लद्दाख यूटी के पर्सपेक्टिव से ही आया है, तो यहाँ पर लद्दाख यूटी को पूछा गया है कि लद्दाख यूटी ने रिसेंटली जो है रोड नेटवर्क की अपग्रेडेशन के लिए किसके साथ एमओयू जो है वो साइन किया है लद्दाख की गवर्नमेंट ने, तो बिल्कुल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के साथ जो है रिसेंटली उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, जिसमें उन्होंने रोड्स की अपग्रेडेशन जो है उसकी कसम वगैरह खाई है, ठीक है। तो रोड्स वहाँ पर अब बीआरओ जो है लद्दाख यूटी की गवर्नमेंट के साथ मिलकर वहाँ पर रोड्स जो है उसकी और अपग्रेडेशन करेगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का काफ़ी क्वेश्चन जो है जैसा कि मैंने कहा आपको देखने को मिले, तो एक और क्वेश्चन था कि टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं वो कॉइन किसने की हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों टर्म जो हैं किसने कॉइन की हैं, तो प्रोफेसर रैगनार फ्रिश, ठीक है। प्रोफेसर रैगनार फ्रिश जो है, प्रोफेसर आर फ्रिश भी आपने पढ़ा होगा, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म भी कॉइन की है और माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म जो है दोनों इन्होंने कॉइन की है। अब अगेन साइंस का एक और क्वेश्चन देखने को मिला कि अ मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ एट, कि इंसान अगर धरती पर कौन सी पोजीशन में जो है सबसे ज़्यादा धरती पर जो है प्रेशर, सॉरी सबसे ज़्यादा प्रेस करता है किस्म का धरती को, जब वो बैठा होता है, जब वो खड़ा रहता है या जब वो लेटा होता है, तीनों में से कौन सी पोजीशन है जब वो धरती को ज़्यादा प्रेस करता है, तो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन जब रहती है तो पूरा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो धरती की तरफ धकेलती है हमारे वेट को, और बॉडी जो है ज़्यादा प्रेस करती है उसको, ठीक है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स के डोमेन से कौन सी चीज़ें जो बाहर है, देखिए नेशनल इनकम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डोमेन में आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डोमेन में आती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड जो है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के डोमेन में आती है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के डोमेन में आता है, तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात आ रही है, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं।
होता क्या है, सबसे पहले बात करें तो इट शोज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, कि आपके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, तो उसमें दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप कितना अमाउंट ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये चीज़ शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसे कहते हैं। पूछा गया है कि अगर ये हायर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो तो वो क्या चीज़ इंडिकेट करेगा, तो बिल्कुल आंसर ए जो है इसका, ऑप्शन ए राइट आंसर है कि अगर हायर पीपीसी रहता है यानी हायर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रहता है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही कॉम्बिनेशन जो आपने लगाए हैं उन दोनों की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, अगर आप टेक्नोलॉजी का या फिर इनपुट सप्लाई का ज़्यादा जो है वहाँ पर तादाद लगा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, जब जिसने पढ़ा होगा उसको अच्छे से जो है ये चीज़ें याद आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अगेन इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, सॉरी मैथ्स का क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिला था एक बीच में, कि ए और बी जो है अगर दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा आगे। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन में डिस्कस वैसे करने नहीं है, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन जो हैं तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स रहती हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है। ठीक है, रट लीजिए, ये मुझे भी इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया वहाँ में। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम या जीडीपी को मेयर करने के लिए कौन सा तरीका इसमें से इस्तेमाल किया जाता है, तो तीनों ही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, तीनों का ही इस्तेमाल होता है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक्स का आता है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर पूछ रहा है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपको पता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर भी निकाली जाती है और जीडीपी मार्केट प्राइस पर भी निकाली जाती है। तो अगर कहता है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर जो है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से ज़्यादा अगर शो हो रही है, तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब यही होगा कि व्हेन सब्सिडीज़ इंक्रीज, सॉरी ये कब होगा, जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से ज़्यादा आपको दिखाई देगी। तो ये तब होगा जब सब्सिडीज़ जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा होंगी, यानी गवर्नमेंट जो है पैसा सब्सिडीज़ में ज़्यादा लगा रही है, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा, तभी जाकर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो काफ़ी टेक्निकल टर्म्स है, इकोनॉमिक्स जिसने अच्छी पढ़ी होगी उसको अच्छा पढ़ा ये होगा। ठीक है, देन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर जो है पीपल्स प्लान कैंपेन जो है ये आपको देखने को मिला था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सबको आई होप आता होगा। तो पीपल्स प्लान कैंपेन है जिसको सबकी योजना सबका विकास भी कहा जाता है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड था, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से एसोसिएटेड। उसके बाद फिर साइंस का क्वेश्चन देखने को मिला था आपको, डाइजेशन से क्वेश्चन आया था कि विच एसिड इज़ यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन। तो ह्यूमन बॉडी में कौन सी एसिड जो है रिलीज़ होती है हमारे स्टोमक में, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में काम करती है। तो HCl का नाम आपने सुना ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज़ होती है स्टमक में, जो कि खाना डाइजेस्ट करने में हमें काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, अगेन क्वेश्चन है कि बजट लाइन जो है उसे एक और क्या कहा जाता है। बजट लाइन, हर एक चीज़ की बजट लाइन रहती है, आपको पता है कि कितनी चीज़ में कितने आपका बजट है जिसमें कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं, तो उस बजट लाइन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन। ठीक है, कि इतनी पॉसिबिलिटी है जिसमें आप ये चीज़ ले सकते हैं और उसे कंज्यूम कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन assumption ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व की एनालिसिस जो है उसकी थ्योरी ऑफ डिमांड बेस के ऊपर कौन सी एजम्पशन जो है वो फिट नहीं बैठती। इनडिफरेंस कर्व की अगर आप बात करोगे, होता क्या है इनडिफरेंस कर्व, तो ये कर्व ऐसी कोई दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताता है जिसकी कॉम्बिनेशन करके आपको एक इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल सकती है एक अल्टरनेटिव के तौर पर, यानी आपको कुछ और चीज़ खानी थी लेकिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पर आप कोई ऐसी दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन अगर आप खा रहे हो तो आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उस कर्व को जो शो करता है उसे इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो इनडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के बेस पर कहता है कि थ्योरी ऑफ डिमांड में कौन सी एग्जेप्शन जो है वो सेट नहीं होती इसके बीच में से, तो आंसर इसका है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से देखने को मिला था, गूगल क्रोम के बारे में पूछा गया था कि गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। ठीक है, तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है।
देन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज। अब कहता है कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में कौन से पॉइंट पर होता है, बजट लाइन की कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो है इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंट लाइन में जब होगा तो उसे हम कहेंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आइसोक्वांट स्लोप जो है वो किस तरह के होते हैं। तो आइसोक्वांट स्लोप की अगर बात करें तो ये अगर आपका एक डायग्राम है तो ऐसा जो स्लोप रहता है इसे हम आइसोक्वांट स्लोप कहते हैं। तो ये कैसे स्लोप रहते हैं, डाउनवर्ड टू द राइट। ठीक है, तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो राइट की तरफ वो नीचे की तरफ आते जो दिखाई देते हैं कर्व, उन्हें हम कहते हैं आइसोक्वांट स्लोप्स। ठीक है, उसके बाद पॉसिबल उसकी प्रोबेशन क्या कहते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको निकालना है तो निकाल लीजिएगा प्लीज़, टाइम ज़्यादा इसमें वो होगा तो इसमें हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये प्रोबेबिलिटी पे एक और थ्योरी क्वेश्चन था कि रिवाइज प्रोबेबिलिटी जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो रिवाइज प्रोबेबिलिटी जो है उसे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अगेन 34th क्वेश्चन जो है ये भी प्रोबेबिलिटी का है, निकालने वाला क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। आंसर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं आपको। 35 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अगेन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट जो है यही है कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज ओरिजिनल मैट्रिक्स इज पर। ठीक है, तो आपने इन्वर्स के बारे में पता ही होगा मैट्रिक्स में, तो इन्वर्स का जब इन्वर्स हम निकालते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहती है वो आपके पास आ जाती है जब आप इन्वर्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सैम्पलिंग एरर की बात हो रही है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन था, सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हो। तो सैंपल साइज़ बढ़ाइए। ठीक है, जो आपने अगर 10 बंदे सैंपल में लिए थे, अगर कुछ एरर आ रहा तो सैंपल साइज़ बढ़ा दीजिए, 15 बंदे कर दीजिए, 20 बंदे कर दीजिए, जो सैंपल एरर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगेन अगेन मैथ्स का क्वेश्चन था, सेट्स के ऊपर से क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ ओनली वन सबसेट। तो कौन सा सेट है जिसका सिर्फ एक ही सबसेट रहता है, तो वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन हमने इतना ज़्यादा नहीं देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, व्हेन अ रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इट इज़ नोन एज। ठीक है, हर एक स्ट्रेटम जो है, अगर अलग अलग एरिया है मान लीजिए आपके पास, वहाँ से आप एक रैंडम सैंपल अगर आप ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किस तरह की सैम्पलिंग रहती है। तो वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड आपका स्ट्रेटम से आ गया, रैंडम सैम्पलिंग आपकी है। ओके, देन 39th क्वेश्चन जो है आपका वो है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगेन स्टैट का क्वेश्चन था, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो भी आप जिससे पूछते हैं सिंपल यस या नो में आंसर नहीं देने हैं इसके, इसको अगर कोई पूछ रहा है तो उसको इलेबोरेट करके आपको आंसर देने हैं। तो इस पे क्वेश्चन आया था कि ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो कि इलेबोरेट तरीके में जिसका आंसर देना पड़ता है, ये प्राइमरीली कौन सा तरह का डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको देते हैं क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वांटिटी बुरी आपको बताते हैं कि कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा इलेबोरेट वे में बताते हैं, तो पूरी क्वालिटी जो है वो आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको क्वालिटेटिव डेटा जो है वो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब अ डेटा दैट वर ओरिजिनली कलेक्टेड एट अर्लियर टाइम बाय अ डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, जिसे अलग इंसान ने अलग पर्पस के लिए पहले से ही डाटा जो कलेक्ट करके रखा था उसे कौन सा डेटा कहेंगे। तो उसे कहेंगे हम सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अलग पर्पस के लिए उसको कलेक्ट किया था लेकिन अब जो है वो किसी और चीज़ के लिए, किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स से क्वेश्चन आया था, टोक्यो ओलंपिक्स में मेंस की 2000 मीटर की रेस में किसने गोल्ड जीता था। तो वो एंड्रिया डे ग्रेस। ठीक है, एंड्री डी ग्रेस जो है उन्होंने मेंस कैटेगरी के 200 मीटर में गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। अकाउंटेंसी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। तो ये दो क्वेश्चन जो है पता नहीं क्या हुआ, लेकिन दो क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी रिपीट हो गया था, पता नहीं क्या एरर रहा। लेकिन क्वेश्चन था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। तो ये लेजर अकाउंट का हिस्सा है तो नहीं है, कैश बुक का हिस्सा है नहीं है,
जर्नल की सब्सिडियरी है, बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सेपरेट स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको कैश बुक से मैच करने के लिए बनाना पड़ता है, ओके। तो ये अलग स्टेटमेंट रहता है, बिल्कुल। अब ग्लू गार्ड स्कीम की बात आ रही है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ग्लू ग्रांट स्कीम जो है, ये कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? सबसे पहले तो स्कीम की बात करें कि स्कीम क्या है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें इंडस्ट्रियल डिमांड्स के साथ जो है जोड़ा जाता है, यानी जितनी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है उस एरिया में, उसी हिसाब से एजुकेशन जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ताकि इंडस्ट्रीज़ जो है उनकी डिमांड जो है मेट की जा सके। तो इसे कहते हैं ग्लू ग्रांट स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की ये स्कीम है, ठीक है। उसके बाद एक और स्कीम्स की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीजेस एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। तो एक ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ किया गया था जिसका नाम था एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। तो ये किस पर्पज़ के लिए जो है ये ऐप बनाया गया था? तो ये बिल्कुल, अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है तो ज़रूर आरडीडी से ही जुड़ा है, इतना आप गैस भी लगा सकते हैं। तो ये है मॉनिटरिंग स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आरडीडी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग के लिए जो है ये ऐप बनाया गया था। अब कहता है कि 73rd अमेंडमेंट जो है इंडिया का पंचायती राज का जो अमेंडमेंट है, ये आर्टिकल, कौन से आर्टिकल जो है उससे प्रभावित होकर जो है ये बनाया गया? तो आर्टिकल 40 से बनाया गया है। आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 में बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से बात करता है। उसी से प्रभावित होकर जो है 73rd अमेंडमेंट जो है वो लाया गया था भारतीय संविधान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही देखने को मिला था। तो यहाँ पर था द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बना रहे हैं, मान लीजिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर आपको पता है डेबिट साइड रहती है, आपकी साइड क्रेडिट साइड रहती है। तो इसमें कहता है कि क्रेडिट साइड में इनमें से कौन सी चीज़ आती है? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं ये आपकी डेबिट साइड में आते हैं। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं आपके डेबिट साइड में आते हैं। डायरेक्ट इनकम भी आपकी डेबिट साइड में आती हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड में आपकी क्या आती है? दैट इज़ इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम जो है ये आपकी, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आती है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर क्वेश्चन आए थे कि इसके कितने गोल्स हैं और कितने टारगेट हैं। तो आपको पता है एसडीजीज के 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगेन जो है एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड पर क्वेश्चन आया था। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो है क्या है? इट इज़ अ इंटरनेशनल एजेंसी डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। वो क्या है? ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो है ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि कल्चरल हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है पूरी दुनिया में। ये लद्दाख में कौन से एरिया में जो है एक हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है? तो ऑप्शन आपके जो हैं ये थे आल्ची मोनास्ट्री, सस्पोल केव्स, हेमिस मोनास्ट्री एंड पेट्रोग्लिफ साइट एट धोमकर। तो आंसर था इसका बिल्कुल ये सेसपोल केव्स जो हैं, सेसपोल केव्स को कंजर्व करने का काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ऊपर मैंने एड्स के टाइम कहा था कि एड्स का एक और क्वेश्चन आया हो, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट सनराइज़ की बात हो रही है। प्रोजेक्ट सनराइज़ जो है वो कौन सी बीमारी से जुड़ा है, कौन सी बीमारी की अवेयरनेस से जुड़ा है? तो ये था एचआईवी से, ठीक है। तो एचआईवी की अवेयरनेस के लिए जो है प्रोग्राम चलाया जाता है जिसे प्रोजेक्ट सनराइज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगेन टोक्यो ओलंपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला था आपको। टफ क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन, और काफ़ी इसको मॉडिफाई करके डाला गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि लवलीना बोर्गोहैन, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी था जब हमने टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर वीडियो एक बनाई थी। तो हमने पढ़ा था कि लवलीना बोर्गोहेन जो हैं इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो है खिताब जीता है, ठीक है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडिया की बॉक्सर हैं। ये कौन सी कैटेगरी की वेट में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था? तो बिल्कुल वेट के अंदर की सब कैटेगरीज में जो है ये घुस के हैं। काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन जो है मैं कहूँगा ये इन्होंने मॉडिफाई करके सेट किया है, जो कि इजी आ सकता था। पहले यही पूछते थे जैसे ये या तो कौन सी कैटेगरी में जो है जीती हैं, कौन सा मेडल जो है जीती हैं, लेकिन मेडल भी बताया गया है, बॉक्सर फील्ड भी बताई गई है, नाम भी बताया गया, और उस पर्टिकुलर बॉक्सिंग की सब कैटेगरीज के अंदर घुस गए हैं, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज बताई गई हैं, लाइट वेट, वाल्टर वेट, मिडल वेट एंड फ्लाई वेट,
तो लाइट वेट जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइट वेट जो है ये कौन सा कितना वेट हो जो जिसको लाइट वेट माना जाता है, तो लगभग जो 58 से लेकर 61 केजी की कैटेगरी में लड़ते हैं उसे लाइट वेट कहते हैं। और मिडिल वेट जो है ये आपका आ जाता है लगभग जो 68 से लेकर 71 की कैटेगरी 71 केजी की कैटेगरी में लड़ते हैं उन्हें मिडिल वेट कहते हैं। और बीच में आ जाता है आपका वाल्टर वेट, इन दोनों के बीच में आता है आपका वाल्टर वेट। और वाल्टर वेट कौन सा होता है, जो कि 63 से 66 की कैटेगरी में लड़ा जाता है। ठीक है, 63 से लेकर 66 केजी की कैटेगरी में जो लड़ा जाता है उसे वाल्टर वेट कहते हैं। और लवलीना बोर्गोहेन ने वाल्टर वेट में ही जो है ये खिताब जीता है इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन था, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। अगेन अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइटम ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कौन सी आइटम जो है इसमें से आपको नहीं देखने को मिलती, तो डेट इज सेल्स रेवेन्यू। बाकी तीनों आइटम्स आपको बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगी। साइंस का क्वेश्चन अगेन एक देखने को मिला था कि साउंड जो है उसकी लाउडनेस जो है, साउंड की लाउडनेस जो है वो कौन सी चीज़ के बदलने से जो है वो बदलती है, तो डेट इज एम्पलीट्यूड। एक क्वेश्चन आता है पिच किससे बदलती है, तो साउंड की पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से बदलती है और साउंड की जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड से बदलती है। उसके बाद मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में पूछा गया है। इसको हमने पढ़ा भी था जब हमने टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर वीडियो देखी थी, तो हमने पढ़ा था वहाँ पर मैस्कॉट इसका क्या है, मीरा तोवा। ठीक है, मीरा तोवा जो है ये इसका मैस्कॉट है, एक कार्टून है किस्म का, जो कि वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस वगैरह को। ठीक है, जो कि एंडलेस हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मीरा तोवा जो है इस बार टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कॉट था। उसके बाद एक ट्रीटी का जिक्र किया गया है, हिस्ट्री की क्वेश्चन आ गया है लद्दाख में से कि ट्रीटी ऑफ टिंगमोसैंग, ट्रीटी ऑफ टिंगमोसैंग जो है जो कि 1600 ईस्वी में हुई थी, वो किसके बीच में साइन की गई थी, तो लद्दाख और तिब्बत के बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ टिंगमोसैंग। ओके, अब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, इजी क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्वेश्चन जैसे कि जम्मू कश्मीर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इजी क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, यहाँ पर भी आपको लद्दाख के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी काफ़ी इजी क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिले हैं। और क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो है कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, इजी क्वेश्चन है। देन है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो भी सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, वैन की फुल फॉर्म पूछी गई है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो इसकी फुल फॉर्म रहती है, इजी क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। उसके बाद डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से साल को कहा जाता है, आपको पता है हर साल सेंसस होता है, और कौन सा साल है जिसको डेमोग्राफिक डिवाइड के तौर पर कहा गया है, यानी इस साल से पहले पहले पॉपुलेशन जो थी भारत की वो लगभग एक जैसी ही थी, नॉर्मल सा वेरिएशन उसमें आता था, लेकिन इस साल के बाद जो है एकदम से जो है हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है भारत में स्टार्ट हो गया और पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई एकदम से। तो वो कौन सा साल है जहाँ पर वो एक ब्रेक जो है दोनों स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बीच का जो गैप था वो कौन सा था, जिसे डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा साल था, तो वो था 1921 का साल। इससे पहले पॉपुलेशन ग्राउथ जो है बिल्कुल कम कम रहती थी, और पॉपुलेशन बिल्कुल जो जैसे मानोगे अब 1901 में थी उतनी ही 1911 में थी, नॉर्मल सा वेरिएशन। लेकिन 1921 के बाद 1931 में देखोगे तो इतनी डबल रेट से पॉपुलेशन बढ़ी है कि इस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड के तौर पर जानने शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का एक और इजी क्वेश्चन पूछा गया है, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसकी फुल फॉर्म रहती है। एंड देन अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको आया है भारत नेट प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, ऑप्टिकल फाइबर को गांव-गांव तक पहुंचाने का जो है ये प्रोजेक्ट है भारत नेट प्रोजेक्ट। तो इसकी कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया गांव में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है लाना है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है ऐसा। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, आंसर रहेगा आपका ओनली वन। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP की फुल फॉर्म पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर का इजी क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया। देन 1 GB कितनी MB के बराबर होता है, तो 1024 MB के बराबर होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सेल जो है, यानी जो आप काम करते हैं, छोटे छोटे जो आपको ऐसे डिब्बे से मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आप उसको सेल कहते हैं, जो छोटे छोटे अलग अलग सेपरेट डिब्बे होते हैं। तो उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आप अगर टैब की को प्रेस कर रहे हैं तब भी एक्टिवेट कर सकते हैं, सेल को क्लिक करेंगे अगर आप माउस के थ्रू तब भी कर सकते हैं, या एरो की को प्रेस कर रहे हैं तब भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू द पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में अगर आपको पैराग्राफ के बिल्कुल सेंटर में आना है तो कौन सा कमांड आपको देनी है, तो Ctrl E जो है वो कमांड रहेगी, जिसके द्वारा आप बिल्कुल MS वर्ड में सेंटर में आ सकते हो पैराग्राफ के। लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का था, वो है एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। एंटीवायरस क्या है, एक प्रोग्राम है। देन क्वेश्चन की बात आ रही है, क्लैशेस की बात आ रही है, जो हमारी LAC है, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ है। वहाँ पर कहता है कि पिछले ही आपको साल में देखने को मिला था, चाइना की तरफ से एक हमारे आर्मी के सोल्जर थे जिनका सुप्रीम सेक्रीफाइस वहाँ पर, यानी उन्होंने वहाँ पर लड़ते लड़ते अपनी जान जो है वो गंवा दी थी। और उनको उनका रिसेंटली जो है एक एरिया में जो है उनका स्टैचू वगैरह जो है वो बनाया गया है उनकी रिस्पेक्ट में। कहाँ पर बनाया गया है, जीवे साल चोगलामसर, ठीक है। जीवे साल चोगलामसर में उनका जो है एक स्टैचू बनाया गया है। तो कौन से जो थे हमारे कमांडर थे आर्मी के, जिनका वहाँ पर लड़ाई के दौरान जो है वहाँ पर निधन हो गया था, तो कंपनी लीडर नाइमा तेंजिन, ठीक है। तो कंपनी लीडर नाइमा तेंजिन जो हैं, इनका जो है सेक्रीफाइस वहाँ पर LAC में पिछले साल हुआ था। Which among the following is the largest non-polar glacier in लद्दाख। तो लद्दाख का लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर जो है वो कौन सा है, तो सियाचिन है, बिल्कुल इसमें कुछ बात ही नहीं जिसमें कुछ डाउट हो। अब फिर सेट्स पे क्वेश्चन आ गया था कि सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सेट्स के जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, रट लीजिए। अगेन अकाउंटेंसी से इजी क्वेश्चन देखने को मिला था, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। कौन सी बुक है जिसको जर्नल भी कहते हैं, लेजर लेजर भी कहते हैं। कहते क्या है, मतलब उसका काम है, उसमें जर्नल की एंट्रीज भी हो रही हैं, जैसे जर्नल का काम है, लेजर का भी काम हो रहा है। आंसर है कैश बुक। और आपको मैं बता दूं, जो भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लगे होंगे J&K में और जो लद्दाख में लगेंगे, आपको जब पंचायतों में बिठाया जाएगा तो आपको लेजर या जर्नल जैसी चीज़ें नहीं बनानी है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है वहाँ पर, वो कैश बुक ही है, क्योंकि इसमें लेजर भी आता है और इसमें जर्नल भी आता है, तो दोनों काम आपके इसी में ही हो जाते हैं। उसके बाद टाइम सीरीज़ की बात करेंगे, तो पूछा गया है टाइम सीरीज़ जो है इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, तो टाइम सीरीज़ के 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद 71 क्वेश्चन है कि राइज एंड फॉल ऑफ टाइम सीरीज ओवर पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर, ठीक है। तो एक साल से ज़्यादा के पीरियड में अगर राइज एंड फॉल आपको टाइम सीरीज़ का देखने को मिलेगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइक्लिक वेरिएशन। और अगर एक साल से कम है, 6-6 महीने का, तो उसको सीजनल कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। अब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के ऊपर पूछा गया है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन सीधी पूछी गई है, तो ये होता है एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो एक औरत जो है, सॉरी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की प्रेगनेंसी के दौरान 1 लाख, अगर प्रेगनेंसी 1 लाख बच्चों को अगर किसी माँ ने जन्म दिया, तो उसमें कितनी माँ जो है उनकी डेथ्स हुई है, इसे कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अ शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन रिटन एट द एंड ऑफ जर्नल एंट्री। कि जर्नल एंट्री कोई भी करते हो, उसके नीचे जो है आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके रिलेटेड, उसे क्या कहते हैं, जो छोटा सा लास्ट में एक लाइन वगैरह लिखी जाती है, तो उसे कहते हैं हम नरेशन, ठीक है। तो वो बताती है कि ये ट्रांजैक्शन किस तरह की है, कहाँ से आई, कहाँ से गई। ओके। उसके बाद SSD पे ये आपको देखोगे तो जम्मू कश्मीर पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का जब पेपर था JKSB का, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था, जिसमें SSD की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दोहराया गया है। SSD की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। जैसे कि आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह होती हैं, ये सारी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर JKSB ने भी पूछा है और लद्दाख के बोर्ड ने भी पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन साइंस का क्वेश्चन है, आपको दवाइयों पे क्वेश्चन आया था। एस्पिरिन जो है वो कौन सी उसका कंपाउंड पूछा गया, उसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो ये भी एक टफ क्वेश्चन था, अगर हम देखें जीके एसएसबी के हिसाब से तो काफ़ी टफ क्वेश्चन कुछ देखने को मिले थे आपको। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। केमिकल नेम जो है इसका वो है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस तरह का अकाउंट होता है। तो अगर ईपीएफओ का जो हमने पेपर डिस्कस किया था यूपीएससी का अपने रिसेंट में, वहाँ पर आपको सेम क्वेश्चन यही देखने को मिला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है। वहाँ पर भी आंसर नॉमिनल अकाउंट था, यहाँ पर भी आंसर नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने कहा था कि वो भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा पेपर, और वो उसका एक क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन जो है वो आपको लद्दाख के पीए में देखने को मिला है, ठीक है। तो जो भी पेपर डिस्कस होते हैं उनको देखते रहा कीजिए, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन वो काम आ ही जाते हैं, ठीक है। अब आपको बतानी है कौन सी ट्रांजैक्शन जो है जो कि कैपिटल नेचर की होगी इनमें से। तो अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हैं, या कॉस्ट रिपेयर का हो रहा है, या फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए जैसे कि वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जो एक साल से ज़्यादा देर बाद आपको कोई खर्च करना पड़ता है, तो वो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है। तो इस तरह के नेचर के जो होते हैं उन्हें कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कहा जाता है, और इसमें आपका क्या आ जा रहा है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी के लिए जो वेज पे कर रहे हो आप, रोज़ रोज़ तो पे करोगे नहीं, एक बार मशीन डाल दी है साल तो चलेगी कम से कम, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसके ऊपर मुझे भी डाउट है वैसे तो, लेकिन आंसर के हिसाब से चलते हैं हम। लद्दाख की तरफ से यही आंसर दिया गया। इसमें पूछा गया कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो चारों ही चारों आपके ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हैं, जैसा कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी इन्होंने कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी का जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं माना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। कंसिस्टेंसी क्या होता है, तो कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आपने इस साल रूल्स एंड रेगुलेशन थे अकाउंटिंग के, नेक्स्ट साल भी आपको वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है एक साल आप कोई रूल लेकर आ जाए और नया साल अगले साल नया रूल लेकर आ जाएं। तो कंसिस्टेंसी आपके रूल्स में होनी चाहिए अकाउंटिंग अकाउंट्स तैयार करने के लिए। तो ये कहते हैं कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल, और ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है लद्दाख के बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें मुझे भी डाउट है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। 79 क्वेश्चन है कि वेरिफिकेशन किसको कहते हैं। तो वेरिफिकेशन होती है एग्जामाइनिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस कितनी है, फिजिकली कोई एसेट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसकी कितनी वैल्यू है, उसको फिजिकली जब हम एग्जामाइन कहते हैं करते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर जाएं हमें, तो 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज़ नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में कौन सा एरर जो है वो आपको नहीं पता चलता है इसके बीच में से। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही एरर जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस अगर आप बना रहे हो तो ये तीनों ही एरर आपको वहाँ पर डिस्क्लोज नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से आते हैं। डबल एंट्री का जो अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें क्या आपका सिर्फ एक्यूरल अकाउंटिंग आती है या कैश आती है, दोनों आती हैं। तो दोनों ही आती है। कैश अकाउंटिंग तो होगी जो आपको डायरेक्ट कैश मिल गई किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, या तो आपने कैश दे दी या तो आपको कैश ले ली या कैश दे दी। एक्यूरल हो गया जो कि आपने चीज़ तो ले ली है लेकिन अभी उसका या तो पहले ही आपने उसकी पेमेंट कर दी है, या तो अभी आप देर बाद उसकी पेमेंट करने वाले हैं, वो सारा एक्यूरल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो एक्यूरल में आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ये सारे आपके एक्यूरल में आ जाते हैं, ठीक है। उसको 82 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस अगर आप तैयार करें तो इसमें से कौन सा पर्पस जो आपको पूरा हो जाता है। टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, बिल्कुल ये पर्पस आपका हो जाता है पूरा। टू असरटेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट, ये भी पर्पस आपका पूरा होता है। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्रॉम्प्टली, तो ये तीनों ही पर्पस उससे पूरे हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिएगा, ये भी थोड़ा निकालने वाला क्वेश्चन है, लेकिन एक थ्योरी क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन है इफ अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर, ठीक है, कि हर साल का हर जो मंथ है जनवरी फरवरी, उसके पहले ही दिन में अगर एक जो पार्टनर है
वो फिक्स अमाउंट जो यानी 100 रुपया अगर जनवरी में निकाला, 100 रुपया फरवरी, 100 रुपया मार्च, और हर साल के हर मंथ में फिक्स अमाउंट जो है पहले ही दिन में अगर कोई भी पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म से निकालता है, देन फॉर व्हाट पीरियड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। तो उसने जो ड्राइंग्स की हैं उसके ऊपर कितने देर का यानी कितने महीने का आप इंटरेस्ट जो है वो लगाओगे। तो आंसर रहेगा 6.5 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ नहीं रहेगा, 6.5 मंथ्स का रहेगा। ओके, ये भी क्वेश्चन रटने वाला है, रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, पैटी कैश बुक के ऊपर क्वेश्चन है कि पैटी कैश बुक का अगर बैलेंस 500 रुपया है तो ये बिजनेस के लिए क्या है। तो पैसे अगर बच गए हैं तो बिल्कुल ये एसेट ही रहेगा, अगर पैसे नहीं होंगे तो लाइबिलिटी रह जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ क्लब विल बी टेकन इन टू। जो क्लब है, मान लीजिए क्लब के फर्नीचर की सेल की है, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो कहाँ पर आप एडजस्ट करोगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप प्रॉफिट जो होगी आपको फर्नीचर की सेल पर वो करोगे। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मैंने कहा था कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, सेपरेट स्टेटमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ ईयर 2017-18 एक आपको साल दिया गया है, इसके एंड में कहता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो लगभग 7500 बता रहा है ट्रायल बैलेंस में। तो ये आपको ये कहाँ शो करोगे आप, ट्रायल बैलेंस के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे या इसको सिर्फ बैलेंस शीट में शो करोगे। तो आंसर है बिल्कुल बैलेंस शीट में। क्यों बैलेंस शीट में शो करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है यानी आपने दे दिया है, तो ये आपको एसेट या लाइबिलिटी में शो करना है, तो वो आपको बैलेंस शीट में ही शो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी जो है शो करना पड़ता है और आपको बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आपका आता है। ठीक है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, भी इसको देख लीजिएगा, आपको सॉल्व करना है तो आराम से कीजिएगा। आंसर इसका 78,000 है, आपको आंसर पता ही है, न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम लगेगा, देख लीजिएगा आप खुद ही। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो वो क्या शो करेगी, तो प्रॉफिट शो करेगी। क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट शो करेगी, डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस शो करेगी। अब कहता है कि पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एब्सेंस में कहता है कि पार्टनर्स जो उन्हें क्या क्या चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। यानी अगर पार्टनरशिप हो गई है और उसके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो कौन कौन सी चीज़ पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगी और कैपिटल पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद है पांचन इनिशिएटिव जो है, इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में से। तो पंचन इनिशिएटिव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, सॉरी पंचन नहीं, इट्स पहचान, पहचान इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। इसमें यही है कि हर एक एरिया की अगर कोई कपड़े को लेकर अगर कोई स्पेसिफिक उनकी पहचान है तो उसे मार्केट में उतारा जाए और लोगों को इंडिया के लेवल पर भी लोगों को बताया जाए और वर्ल्ड के लेवल पर भी उसको बताया जाए ताकि उसका एक्सपोर्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का जो है ये इनिशिएटिव है पहचान इनिशिएटिव। उसके बाद आखिरी 6-7 क्वेश्चन ही रहते हैं। कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक जो है उसके कौन से साइड में कैश पेमेंट जो है रिकॉर्ड होती हैं, तो बिल्कुल क्रेडिट साइड में आपकी कैश पेमेंट रिकॉर्ड होती हैं कैश बुक में। ओके, अब कहता है कि जनरल एंट्री पे क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो पहली बात है कि बिजनेस में कुछ चीज़ें आ रही हैं वो क्रेडिट पर आ रही हैं, तो अगर कैश में आती तो सीधा कैश अकाउंट डेबिट हो जाता और आपका गुड्स या परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट पर आई हैं यानी उधार पर आई हैं, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा आपका, तो वो होगा मिस्टर एक्स अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और आपका मिस्टर एक्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफएमएस पर आया है अगेन क्वेश्चन। यहाँ पर वहाँ पर भी आया था आपको पीएफएमएस बैंकिंग सर्विस से जुड़ा था, ये आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जेके में आया था। यहाँ पर है कि पीएफएमएस जो है एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, इसको किसने डेवलप किया है, तो दैट इज़ सीजीए। सीजीए ने इसको डेवलप किया है। सीजीए क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है ये पीएफएमएस वेब पोर्टल को इसने डिज़ाइन किया है।
96 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ डेबिटर अकाउंट्स, की डेबिटर अकाउंट्स की डेबिट साइड में इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो शो होगी? तो क्रेडिट सेल्स जो हैं ये डेबिट साइड में होंगी शो, बाकी सारे जो हैं वो उसके क्रेडिट साइड में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल टूरिज्म। तो रूरल डेवलपमेंट और रूरल टूरिज्म के लिए ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी ही तैयार की गई है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको तैयार किया है? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म के रिलेटेड है तो टूरिज्म ही करेगी, ठीक है। अब कहता है कि द डैश अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि बिल्कुल आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है आपको कोई गलती इसमें है या नहीं है? तो वो है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्योंकि दो दो जगह पर एंट्रीज होती है हर ट्रांजैक्शन की, तो वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम अच्छा रहता है, एरर के बारे में आपको पता चल जाता है। अब कहता है कि कैपिटल किसी ने लगाई है और अगर उसके ऊपर बिजनेस सॉरी कैपिटल किसी ने इन्वेस्ट किया है और बिजनेस को अब उस कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर देना है तो वो उस बिजनेस के लिए क्या होगा? तो अगर कैपिटल किसी ने लगाई है और बिजनेस को पैसा देना है उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट के तौर पर, तो बिजनेस के लिए तो एक तरह का एक्सपेंस ही रहेगा क्योंकि पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेंस रहेगा। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, 100वां क्वेश्चन है कि इस अकाउंटिंग स्टेप्स को बताया गया है कि इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे पहले पहले क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको पता है इनमें से अगर आप देखोगे तो लेजर बनाया जाता है सबसे पहले। लेजर के बाद क्या रहता है, सॉरी पहले जर्नल बनाया जाता है, जर्नल एंट्री होती है सबसे पहले, और दूसरा जो है वो आपका लेजर बनाया जाता है, जर्नल से बनता है लेजर। और लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस होता है जिसमें आपके बैलेंसिंग वगैरह सॉरी एंड इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट जो कि लेजर पोस्टिंग के बाद ही होता है। तो तीसरा आपका बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट और चौथा जो है फिर आपका ट्रायल बैलेंस रहता है। तो पहला, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड वन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, ये पूरा पेपर जो है ये आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है। आई होप आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से सीखने का भी मौका मिलेगा और आपको काफ़ी मददगार रहेंगे आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा एडवर्ड विंग्स।